Hello everyone, I am Akshdeep Kaur, student of MSc Mathematics Semester 4 from KMV College Jalandhar. I am going to present my seminar on chi-square test as a test of independence or association of attributes and Yates correction. Now, what is chi-square test? The square of standard normal variate is known as chi-square variate with 1 degree of freedom. That is, जब x जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन को फॉलो करेगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर और हमारे पास z की वैल्यू x माइनस म्यू बाई सिग्मा होएगी, तो जब हम z की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास chi स्क्वायर वेरिएट आ जाएगा और उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 होएगी। अब chi स्क्वायर टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मालूम ऐसे चलेगा कि जितने हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी ही हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी। अब जैसे इन जनरल हम xi लेकर चलते हैं जिसमें n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स है जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है जो नॉर्मल पॉपुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये काई स्क्वायर वेरिएट बनेगा विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और जो काई स्क्वायर वेरिएट है ये हमें एक या एक से ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है। साइंस के टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स हमें मिलती है जब हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस का स्क्वायर करके उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं और उनका जब सम करते हैं और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास n-1 आती है। और हमें मालूम कैसे चलता है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है? जब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो हमारी जो हाइपोथेसिस सेट करी होती है वो रिजेक्ट हो जाती हैं, और जब वो कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। कंडीशंस क्या है गाइस को टेस्ट के लिए कि पहले तो जो n है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए और जो सम है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वो भी सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू 5 से कम है तो उस केस में हम पूलिंग अप्लाई करते हैं। पूलिंग में हम या तो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी में उस वैल्यू को ऐड कर देंगे या तो आगे वाली फ्रीक्वेंसी में उस वैल्यू को ऐड कर देंगे, और हम तब तक ऐड करेंगे जब तक हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ज्यादा ना आ जाए। और जितनी बार हम पूलिंग अप्लाई करेंगे उतनी बार ही हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कम होती जाएंगी। नाउ काइस्के टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं या इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि हमें चेक करना है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो एसोसिएटेड है या नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम काइस्के टेस्ट लगाते हैं ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो एसोसिएटेड नहीं है, दैट इज जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और हम फ्रीक्वेंसीज जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज वो इन्हीं नल हाइपोथेसिस के अंडर ही फाइंड आउट करते हैं। इसका प्रोसीजर हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी हमने इंडिपेंडेंस चेक करनी है और वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यू क्लासेस में और वी क्लासेस में डिवाइडेड हैं, तो उनके रिस्पॉन्डिंग हमारे पास वेरियस सेल्स आएंगे जिसमें वेरियस फ्रीक्वेंसीज हमें मिलेंगी, और उसको हम टेबल में जब प्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास यू क्रॉस वी कॉन्टिजेंसी टेबल बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारे पास यू नंबर ऑफ कॉलम्स और वी नंबर ऑफ रोज हैं। इसमें जो हमारे पास A1 B1 सेल है, फ्रीक्वेंसी है, वो हमें ये बता रही है कि कितने नंबर ऑफ पर्संस हैं जो एट्रीब्यूट A1 और B1 को पोजेस कर रहे हैं। उसी के सामने टोटल के नीचे जो हमारे पास B1 फ्रीक्वेंसी है वो ये बता रही है कि कितने नंबर ऑफ पर्संस है जो B1 एट्रीब्यूट को पोजेस कर रहे हैं। ऐसे ही जो इनके सम होएगा समेशन ऑफ ए यू एंड समेशन ऑफ बी वी वो सेम होएगा और इनकी वैल्यूज एन के इक्वल आएंगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने हाइपोथेसिस को सेट करना है। नल हाइपोथेसिस में हम सेट करेंगे कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम सेट करेंगे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और जब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है उसमें हमने जो भी हमारे पास सेल होएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रोज और कॉलम्स में टोटल वैल्यू होगी उनको मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्संस आ जाएंगे जो दोनों एट्रीब्यूट्स को पोजेस कर रहे होंगे। तो हमारे पास
एच नॉट के अंडर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी समेशन बीटा वेरीज फ्रॉम 1 टू यू, समेशन गामा वेरीज फ्रॉम 1 टू यू, frequency A beta B gamma minus expected value of A beta B gamma its whole square and divided by expected value of A beta B gamma। ये भी सेम वही वैल्यू है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करा है, उसका स्क्वायर करके एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड किया है और उनका सम कर दिया है। जस्ट इसमें अब हमारे पास टेबल में है तो इसका फॉर्मूला इस टाइप से आएगा हमारे पास। और ये जो है वो u-1 और v- डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेंगी। इसमें हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज होंगी, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, उनमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करके दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। इसमें भी अगर हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम आ जाती है तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ जाती है टेबुलेटेड वैल्यू से तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल हमारे पास है, the researchers used different sampling techniques while investigating the IQ level of a group of students, the following data was obtained। इसमें हमारे पास 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और जो रिसर्चर्स हैं वो 2 हैं हमारे पास और वो रोज में हमने रिप्रेजेंट करे हैं। हमने चेक करना है कि सैम्पलिंग टेक्निक जो दोनों रिसर्चर्स ने अडॉप्ट की है वो डिफर करती हैं सिग्निफिकेंटली या नहीं। तो हमने पहले नल हाइपोथेसिस को सेट करा कि देयर इज नो डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पलिंग टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय द 2 रिसर्चर्स ए एंड बी। और हमने H1 जो है वो उसका उल्टा ले लेना होता है कि जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो डिफर करेंगी सिग्निफिकेंटली। तो नल हाइपोथेसिस एच नॉट के अंडर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो हमने टेबल में से देखना है। 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास रो में 200 पड़ा है टोटल वैल्यू और कॉलम में 130 पड़ा है। उनको मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू n के साथ हमने डिवाइड करना है, हमारे पास 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास 62, 48, 10 और 50, 30, 17 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। और हमने जब इसको टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो हमें जो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे। अब हमें मेन फॉर्मूले में ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर उसको डिवाइड करना ई के साथ और उसका हमें सम चाहिए। तो इसके लिए हम पहले ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमें गिवन है टेबल में उनको उतारेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हमने ऊपर फाइंड करी हुई है उनका डिफरेंस लिखेंगे। अब हम यहाँ लास्ट में देख सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है जो कि 5 से कम है। तो यहाँ पर पूलिंग अप्लाई होगी। जब यहाँ पूलिंग अप्लाई होगी तो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी 17 में हम 3 ऐड करेंगे हमें 20 मिलेगा और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में भी हम 21.67 को 4.33 से ऐड करेंगे तो हमें 26 मिलेगा। जब हम इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में हमें -6 वैल्यू मिलेगी और ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम इसके स्क्वायर में 36 वैल्यू और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.385 वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हमने बाकी सारी वैल्यूज निकालनी है, इसमें जस्ट पूलिंग अप्लाई करी है लास्ट वाली वैल्यूज में। और इसमें जो सम था हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का वो भी हमारे पास सेम आ रहा था 300। अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करा है, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगाया है अंडर एच नॉट, जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंग 3.651 वैल्यू आ रही है काई स्क्वायर की। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास R-1 S-1 दैट इज 4 नंबर ऑफ कॉलम्स थे हमारे पास, 2 नंबर ऑफ रोज थी, 4-1 इंटू 2-1 करा 3 वैल्यू आ गई हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। लेकिन हमने एक बार पूलिंग भी अप्लाई की है तो 3 में से हम एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो हम 5% और इस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। और टेबुलेटेड वैल्यू जो है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर हमारे पास 5.991 आ रही है और कैलकुलेटेड वैल्यू इस वैल्यू से कम है तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, दैट इज नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड।
And we conclude that there is no significant difference between the sampling techniques adopted by the two researchers. अब 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होता है? हमारे पास 2x2 का टेबल होएगा जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। जब हम इसका टोटल करेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, और जब रोज का और कॉलम्स की टोटल वैल्यूज का सम करेंगे वो n के इक्वल आता है। और ये जो है हमारे काई स्क्वायर वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जब हमारे पास 2x2 टेबल होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है जिसे हम डायरेक्टली अप्लाई करके हम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे पिछली एग्जांपल में हमारे पास 2x2 का टेबल नहीं था तो वहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जहां पर 2x2 टेबल आएगा वहां पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें क्या किया है हमने, n को मल्टीप्लाई किया है AD इंटू CD के डिफरेंस के स्क्वायर के साथ, और डिवाइड कर दिया है जितने भी रोज के टोटल्स हैं और कॉलम्स के टोटल्स हैं उनको सम करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ येट्स करेक्शन में क्या है, अब जैसे हमने पीछे किया है काई स्क्वायर टेस्ट, उसमें क्या है, अगर हमारे पास सपोज हमारे पास 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल है और हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसी के अकॉर्डिंग रो -1, नंबर ऑफ रोज -1, नंबर ऑफ कॉलम्स -1, इनकी मल्टीप्लीकेशन आती है तो वो हमारे पास 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आई। अगर हमारे पास वहां कोई जो फ्रीक्वेंसी है 5 से कम हो जाती है तो हमें एक कूलिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो 1 - 1 हमारे पास 0 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती है, विच इज मीनिंगलेस। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए येट्स करेक्शन हमारे पास आई है, जिसको प्रोफेसर येट्स ने सजेस्ट किया है। तो जब हमारे पास 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल आता है उसमें अगर हमारे पास कोई वैल्यू 5 से कम आती है तो हम उसमें 0.5 को ऐड कर देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज में उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं, जो हमारी जो टोटल वैल्यू है उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो हम ये 2x2 कॉन्टिजेंसी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल हमारे पास है, with the help of the following data find out whether there is any relationship between smoking and drinking। हमें एक डाटा गिवन है, 2x2 टेबल है हमारे पास, हमने देखना है कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। अब हम पहले हाइपोथेसिस सेट करेंगे that there is no association between these two attributes, that is smoking and drinking are not associated। अब हमारे पास इस टेबल में हम देख सकते हैं कि थर्ड सेल में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है विच इज लेस देन 5, तो हम इस पर जो है पूलिंग की टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल। सो हम इसमें येट्स करेक्शन अप्लाई करेंगे जिसमें हम 2 में 0.5 ऐड करेंगे, 6 में उसको माइनस कर देंगे, फिर 5 में ऐड करेंगे, 7 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारे पास जो टोटल सम है वो सेम रहे, उसमें कोई फर्क ना आए। जैसे कि हम देख सकते हैं 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो गिवन डेटा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। हमारे पास 2 जो था वो 5 से कम था, उसमें हमने 0.5 ऐड कर दिया और बाकियों में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया सो दैट हमारा जो सम है टोटल सम वो सेम रहे। जब हमने इसको 2x2 से के जनरल कॉन्टिजेंसी टेबल से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं ABCD की, तो उसको हमने फॉर्मूले में पुट करना है, सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उसको हमने कंपेयर करना है विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दैट इज 2 - 1, 2 - 1 इज 1, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी कम आ रही है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। दैट इज वी कंक्लूड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये हमारे पास काई स्क्वायर का टेबल है जिससे हम चेक कर सकते हैं कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है। अगर हमारी जो वैल्यूज है वो ज्यादा है तो हमारी
कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हमारी ज्यादा है टेबुलेटेड वैल्यू से तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती हैं, अगर वो कम आती हैं तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती हैं। थैंक यू।